Good morning, everybody. I hope we are audible. Anybody can just yeah. So welcome today on Sunday, 8th of December. We Teachings of Medicine, our live first time for our online podcast. Today we are going to discuss modern lifestyle and its impact on fertility. So मेरे साथ मैं अक्षर दुबे, and I am a professional and engineer by education, and interested in in modern medicine and how things are changing so rapidly around us that ऐसी प्रॉब्लम्स एकदम से आने लगी हैं कि जो पहले अपन ने सोची ही नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है आज की डेट में. सो मेनी पीपल आर सो concerned about this, how things are going around, how people are trying modern methods to conceive due to the lifestyle, due to the क्योंकि समय चेंज हो गया है, दुनिया की सोच चेंज हो गई है. तो आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले जैसा था उससे काफी अलग ही एक माहौल आ चुका है अराउंड सच सिंपल एंड नॉर्मल थिंग. So I'll introduce my guest today, Dr. Ashita. She has been active in the field of as an OBGYN for the past 4 to 5 years. And she has had, I believe, an experience of over 500 patients as of now. So, welcome, Ashita, first of all. Thank you. And just first of all, from you, what I would want to see fertility और उसके around एक आप बेसिक सा ओवरव्यू देते हैं लोगों को. पहले तो फर्टिलिटी होती क्या है? मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है सबको? जी. तो फर्टिलिटी का मतलब है प्रजनन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी कि द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एक सिंपल भाषा में. तो विद टाइम क्या हो रहा है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई है, हमारी इच्छाएं डिफरेंट हो गई है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है. हम एक पहले जमाने में 25 साल की उम्र में जो फैमिली कंप्लीट हो जाया करती थी, आज 25 साल में कोई फैमिली स्टार्ट करने का सोचता भी नहीं. तो ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो मॉडर्न हमारे जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, हम जिस तरह से अपना फ्यूचर देखते हैं, हम जिस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं, इसमें इतने चेंजेस आ गए हैं कि फर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है. आज बहुत से लोग हैं जो इनफर्टिलिटी से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. और ऐसे बहुत सी बेसिक चीजें हैं जिनका शायद अर्ली एज में ध्यान रखा जाए तो आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, और जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है. रियलाइज तब होता है जब वो टाइम निकल चुका होता है, जब बहुत ज्यादा हम एजेड हो जाते हैं, जब बहुत सारी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं. फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं कि हमें सिर्फ IVF की तरफ जाना है या हमें एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है. वो पेनफुल होता है, स्ट्रेसफुल होता है, फाइनेंशियली हमको बर्डन करता है, इमोशनली बर्डन करता है, फेलियर्स होते हैं, और एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर हमारी लाइफ में इंक्रीज होता है. और मतलब ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. आज का मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल में चेंजेस आए क्या हैं? क्योंकि व्हाट आई हैव सीन पिछले 10 साल अराउंड में, मतलब एंड बेसिकली इन आवर जनरेशन ये बहुत बड़ा इशू है. दिस इशू वाज नॉट सो प्रेवलेंट कुछ दिनों पहले, जब मे बी अपन लोगों से एक जनरेशन पहले जो लोग थे उनको इतने एफर्ट्स, इतनी दिक्कतें हो नहीं रही थी. एकदम से द लास्ट डेकेड और सो, 2010 से 2020 में एकदम से दिस इशू हैज कम अप. एवरीबॉडी इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट. इतने सेंटर्स खुल रहे हैं, आप जहां देखो यू कैन सी समथिंग रिलेटेड टू IVF, समथिंग रिलेटेड टू फर्टिलिटी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इंस्टाग्राम खोलो, आपको कम से कम 50 ऐड दिख जाएंगे. तो क्यों हो रहा है ऐसा? व्हाट इज द बेसिक रीजन? तो सबसे पहले जमाने में बहुत अर्ली मैरिजेस होती थी. अर्ली मैरिज होते थे, अर्ली बेबी प्लान किया जाता था. 25, वही मैं बोल रही हूँ. इंडिया में अगर हम 2004 या 2005 का डेटा देखें तो इंडिया जो कंट्री है, वहां पर जो फैमिली कंप्लीशन की एज होती थी फीमेल की, कि जिस एज में उसके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे जितने उन्हें होकर उसने ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन यानी नसबंदी ऑपरेशन करा लिया,
वो 24 वर्ष हुआ करती थी। तो 24 साल में मतलब माना जाता था कि 60-70% इंडियंस की फैमिली कंप्लीट होती है। तो एक चीज तो सबसे पहला एज का फैक्टर आता है कि यंग एज में आपकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी एग क्वालिटी अच्छी होती है, आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी को सहन करने की क्षमता अच्छी होती है, उसको गो थ्रू करने की क्षमता अच्छी होती है। सेकेंडली कि पहले हमारे पास क्या बहुत ज्यादा चीजें, जब हम छोटे थे तो डू यू रिमेम्बर हम कितना बाहर का खाना खाते थे, हमारे पास कितना ये चिप्स और ये चॉकलेट्स कितनी अवेलेबल होती थी। शायद मुझे तो मतलब मेरे फादर डॉक्टर थे तो मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने पहली बार मैगी किसी स्कूल फ्रेंड के घर जाके सेकेंड या थर्ड क्लास में खाया था, उसके पहले मुझे पता ही नहीं था मैगी क्या होता। तो हमारे पास ऐसे खाने की चीजों का इतना एक्सेस नहीं था, इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं। सेकेंडली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लाइफस्टाइल, ये वाली जो फैक्टर्स हैं ये पहले इतने ओपन नहीं थे। बहुत सी चीजें फैमिलीज में, कल्चर में इतना कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उसको ओपनली या रेगुलरली करने में इंसान हिचकिचाता था। इसके अलावा जॉब का स्ट्रेस फैक्टर, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हर चीज के लिए स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए पहले 100 लोगों से कम्पीट करना पड़ता था, हमारे पेरेंट्स को 40 लोगों से कम्पीट करना पड़ता था, उसके बाद 10 साल बाद 100 लोगों से, आज हमें हजारों लोगों से कम्पीट करना पड़ता है। तो उस बात का जो स्ट्रेस है वो हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होके आफ्टर ऑल हमारी जो जनरेशन है उस पे सबसे मतलब पहले फर्टिलिटी पर उसका असर कॉमनली देखने में मिल रहा है। और जैसे भी आपने फीमेल साइड का बताया, मेल्स में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली क्या होता है कि एक जनरल टेंडेंसी एक होती है, सब जगह ऐसा माना जाता है कि फीमेल इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। हर इंसान सोचता है कि जो औरत है उसके कारण बच्चा नहीं है, और ये आज से नहीं, सालों से हमारी जो सोसाइटी है उसमें चला आ रहा है कि जो फीमेल है उसको ब्लेम कर दिया जाता है। कितने बार होता है कि हमको मेल्स को टेस्ट करवाने के लिए कितना समझाना पड़ता है कि प्लीज भैया टेस्ट करा लो। जो फीमेल है उसके सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे, वो बेचारी इतने इन्वेजिव प्रोसीजर करवा लेगी, लेकिन मेल का एक टेस्ट भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो एक ये सोच का प्रॉब्लम आता है अपने देश में कि लोग टेस्ट ही नहीं करवाना चाहते, डरते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि वो बुरे हैं या उनको कोई वो है, वो डरते हैं। तो ये जो डर है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग टेस्ट ही नहीं करवाना चाहते। और जब टेस्ट करवाते हैं तो बहुत बार उसमें प्रॉब्लम भी निकल आती है, और बहुत बार 90% टाइम वो ठीक भी की जा सकती है। ऐसा बहुत 10 to 15% लोगों में ही होता है कि उसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है डर। तो ये डर निकालना दिमाग से बहुत जरूरी है कि जो टेस्ट होते हैं वो आपको, अगर आप टाइमली टेस्ट करा लोगे तो टाइमली सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप पहले ही डर जाओगे और उस चीज के लिए आगे ही नहीं बढ़ोगे तो आपको सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दिमाग से डर निकालना है। और दूसरा, मेल इनफर्टिलिटी 30 से 40% इनफर्टिलिटी का कारण है। तो ये जो डेटा है ये ऑल ओवर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डेटा है। और इसको जितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ हमको भी टेस्ट कराना है, हमको भी फाइंड करना है, तो उतनी जल्दी आप ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि वो टेस्ट ना होके आप इतना टाइम प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि वो जो एक हमारे पास ब्रैकेट होता है ना कि जिसमें चीजें सुधार की जा सकती है, वो ब्रैकेट निकलती है। एंड वन मोर थिंग, मतलब एक जैसे ये बात है चलिए मेल की फीमेल की इनफर्टिलिटी का स्ट्रेस एंड मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस तो है ही, ओवरऑल एक टैबू है जो इस चीज का। मतलब जैसे मानिए इवन मैं तो बोल रहा हूँ कि both of us are from a lucky background कि अपन लोग we are at least talking about it even, लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा कि जाके टेस्ट करा लो, I have never been to a doctor for these kinds of things in my life at 31, 32 years of age. So what would you advise and how should we have a holistic societal change? Society में ये change कैसे होना चाहिए कि these things should be normalized. Again, nobody can go and talk to maybe your parents. It's not going to happen overnight. कि मैं जाके अपने पेरेंट्स से बात कर लूँ, या इवन मेरी जनरेशन आके मुझसे बात कर ले, मेरे आने वाली जनरेशन, आई डोंट थिंक क्या होने वाला है उस टाइम पे। लेकिन एंड व्हेन टू बी, व्हाट इज द करेक्ट टाइम अगेन टू गेट द टेस्ट डन? मतलब शादी के बाद, शादी तो वैसी डिले हो रही है आज की डेट में, एवरीथिंग इज गेटिंग अगेन एज यू वेरी क्लियरली मेंशन कि हाँ वो प्रेगनेंसी की एज एंड कंसीविंग की एज 10 साल आगे बढ़ चुकी है एटलीस्ट। So what should be, what is the correct age to be tested and what are the procedures that people should be going through normally?
And one more, तो what are the signs that these issues might be coming up? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये टैबू होता है ये एक दिन में ब्रेक नहीं होता। कोई भी चीज के लिए अगर दिमाग में डर है, एक सोसाइटी में एक चलन है, तो वो एक दिन में खत्म नहीं होता। लेकिन उसको खत्म करने के लिए हर इंसान को अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में इंडिविजुअली एफर्ट करना पड़ेगा। एक इंसान के एफर्ट से सब पूरा समाज नहीं सुधर सकता। समाज के हर इंसान को अपने तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं जो कॉमनली देखती हूँ, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी एक डॉक्टर के पास एक कपल आता है इनफर्टिलिटी का, उसके साथ 10 लोग साथ में आते हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो पहली चीज तो उनकी प्राइवेसी आपने वही खत्म कर दी। अब हम उनसे जो क्वेश्चंस है, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है, बहुत सी चीजें वो बता ही नहीं पाएंगे आपको, वो डिस्कस ही नहीं हो पाती इतने सारे लोगों के साथ। तो सबसे पहले एक चीज है कि कभी भी आप ऐसे ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में जाए। वाइफ को अकेले भी नहीं जाना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि आप एक कपल हो, बच्चा आप दोनों का। तो सबसे पहले एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को साथ में जाना चाहिए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है एक को समझ में आएंगी, एक को नहीं समझ में आएंगी, दोनों साथ मिलकर समझे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज फैमिली का, आई पर्सनली फील कि बहुत बार फैमिली के इंटरफेरेंस से अननेसेसरी प्रेशर और स्ट्रेस ज्यादा होता है। मतलब इट हैज हैपेंड विद मी कि देयर वाज दिस पेशेंट, उनकी फैमिली का इतना प्रेशर था कि वो जो मेल पार्टनर था वो इतने स्ट्रेस में आ गया, बिल्कुल ही उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो। तो मैनी अ टाइम्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट से एक फियर, एक शेम वाली फैक्टर आ जाती है, एक शर्म वाली फैक्टर आ जाती है, पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना बेटर होता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जो कपल है वो ही डॉक्टर की क्लिनिक को एक साथ विजिट करे और अपनी फैमिली को डेफिनेटली इन्वॉल्व रखे, पर इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि वो उनको इतना स्ट्रेस आउट कर दे कि वो ट्रीटमेंट ही कंटिन्यू ना करे। ये दूसरी चीज आपने कही कि अब एक जैसे अब हम है 29-30 ईयर्स, जो इस एज ग्रुप के लोग हैं, बहुत से लोग मैरिड हैं, बहुत से मैरिड नहीं है, बहुत से प्लान कर रहे हैं, बहुत से है जो अभी 5-6 साल प्लानिंग ही नहीं करेंगे बच्चा करने। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है उनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। 90 से 95% जो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आना मुश्किल है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सरसाइज। अगर मैं बोलूं कि दुनिया में कोई एक चीज है जो एजिंग को थोड़ा सा स्टॉप या रोक सकती है, रिवर्स तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बॉडी की एजिंग होती है, आपकी उम्र बढ़ती है, चेहरा में झुर्रियां आती है, वैसे ही आपकी ओवरी है उसकी एजिंग होती है, और ऐसे ही स्पर्म्स की भी एजिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मेल्स जो है वो 80 साल तक उनके बच्चे हो सकते हैं तो बच्चे नॉर्मल होंगे, वो बच्चे एबनॉर्मल भी होते हैं बिकॉज ऑफ एजिंग। तो एजिंग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन एक चीज है जो उसको स्लो डाउन कर सकती है, दैट इज द ओनली थिंग इज एक्सरसाइज, जो प्रूवन है कि ये कर सकती है। इसके अलावा दुनिया की कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी चूरन चटनी, कुछ भी आप खा लो, कोई भी दवाई खा लो, एजिंग को आप नहीं रोक सकते। सिर्फ एक्सरसाइज एक चीज है जो एजिंग को एक्चुअली कम करती है, आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो करती है। तो यंग एज से एक रेगुलर प्लान, भले आप हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करो, 4 दिन एक्सरसाइज करो, एक रेगुलर एक्सरसाइज का सोर्स होना बहुत जरूरी है, जो हमारे में से ज्यादातर लोगों की लाइफ में नहीं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जिम जाओ, कि बिल्कुल वेट्स उठा रहे हैं, 4-4 घंटे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल वॉकिंग भी कर लो, सिंपल रनिंग कर लो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, एक एक्सरसाइज का फॉर्म सबकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो शुगर होती है, मतलब शक्कर, ये आपकी बॉडी में एजिंग की प्रोसेस को बढ़ाती है, ये भी कम्प्लीटली प्रूवन है। तो जो लोग कम एज से कम शक्कर का सेवन करते हैं, शक्कर यानी रिफाइंड शुगर को कम खाते हैं, उनकी एजिंग प्रोसेस स्लो होती है। ये जो शक्कर होती है आपकी बॉडी में जाके एक ऐसा कंपाउंड बनाती है जिसको हम एजेस ही बोलते हैं, AGES उसका वो है शॉर्ट फॉर्म, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं उसको। वो जाके आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है उसको बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, ये एजिंग जो है आपके DNA में भी होती है। तो जब ऐसे लोगों के बच्चे होते हैं ना, तो जो DNA वो पास ऑन करते हैं वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता जितना अच्छा उन लोगों का होता है जो कम शक्कर खाते हैं, जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो ये दो फैक्टर एक्चुअली आर द ओनली फैक्टर जो आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। फिर थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, स्ट्रेस आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप अपनी सिचुएशन
से नहीं भाग सकते, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, काम नहीं छोड़ सकते, फैमिली वालों को नहीं छोड़ सकते, स्ट्रेस से आप भाग नहीं सकते, लेकिन स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते। इट इज अपॉन यू कि आप उस स्ट्रेस को कितना अपने आप पे हावी होने दे रहे हैं, कितना अपने आप को अफेक्ट करने दे रहे हैं। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये शुरू से, अगर बच्चों को शुरू से 22-23 साल की उम्र से ये चीजें अगर इनकलकेट करना चालू करें, तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में अपने आप चेंजेस दिखाई देंगे और इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एडिक्शन। जो चीज रिक्रिएशन होना चाहिए, मतलब कि कभी कभी इंजॉय करने के लिए यूज होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा अब रेगुलर बेसिस पे की जा रही है। दैट इज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको। ये 3 चीजें ऐसी हैं, ये आपको कोई बेनिफिट नहीं करती, ये आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं करती, और इसका नुकसान ही नुकसान है। जो भी लोग क्रॉनिकली टोबैको, स्मोकिंग, स्पेशली स्मोकिंग और टोबैको से एडिक्टेड है, उनका आप अगर सीमेन एनालिसिस कराएंगे तो स्पर्म काउंट गड़बड़ मिलेगा ही नहीं। और पहले ऐसा था कि औरतें इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के चलती थी, बिकॉज सोसाइटी ऐसी थी, सोच ऐसी थी। बट अब इतना ओपन कल्चर होने का एक ये सॉर्ट ऑफ साइड इफेक्ट है कि रेगुलर ड्रिंकिंग, रेगुलर स्मोकिंग होता है, और स्मोकिंग ओवरीज के लिए भी बहुत खराब है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। इसके कारण हमारी जो लाइफ स्टाइल है और जो हमारा मतलब फर्टिलिटी है, वो खराब होती जा रही है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि जो हमारा खाना पीना जो हमें अवेलेबल हो रहा है आज के टाइम पे, उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स इतने ज्यादा हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स में। इवन बहुत से ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे परफ्यूम्स है, क्रीम्स है, ऐसे मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स है जिन्हें हम पैराबेन्स कहते हैं, हैलेट्स कहते हैं। ये फर्टिलिटी के लिए बहुत खराब है। हम अनजाने में इन चीजों को यूज करते रहते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि हम अंदर ही अंदर, अब कई लोग होते हैं बोलते हैं हमारा कुछ बुरा नहीं, हम सब अच्छा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, लाइफ अच्छी जीते, हमें ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जो आप अननोइंगली ऐसे लेते जा रहे हो, बॉडी के अंदर जमा होते जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा। और डॉक्टर मतलब डाइट में अगेन मतलब आपने बोला कि एक्सरसाइज इज समथिंग व्हिच स्लोज सिमिलरली मतलब एक बैलेंस डाइट लेना, it always helps not in just this side of things, even your मतलब it's called कि your mental health is your physical health and things are very good, and mental health is also a part of this fertility and these kinds of and this को लेके मान। तो क्या एक अच्छी डाइट होगी, मतलब जैसे मान लीजिए कि आज मुझे डॉक्टर बोलते हैं, चलिए मान लीजिए कि मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर का कंसीव करना चाह रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो व्हाट शुड बी द बेसिक फर्स्ट फ्यू चेंजेस इन माय डाइट? शुड देयर बी एनी सप्लीमेंट्स व्हिच आई शुड बी टेकिंग, और मतलब टू ऐड मोर, शुड देयर बी सम सप्लीमेंट्स व्हिच आई शुड बी टेकिंग रेगुलरली एनी हाउ? तो सबसे पहली चीज की डाइट में आजकल ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन हम देखते हैं, बहुत सारा लोग देते हैं कि ऐसा खाना है, वैसा खाना है। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले ऐसी चीज को चुने जो सस्टेनेबल हो, मतलब जो आप लंबे समय तक कर सके। अगर मैं एक बहुत ऐसा हैवी सा डाइट प्लान किसी से बनवा लेती हूँ, मैं उसको 10 दिन, 12 दिन, 2 महीने, 3 महीने के बाद छोड़ दूंगी, लंबे समय फॉलो नहीं करती। तो हमें डाइट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बस ध्यान रखने की जरूरत है। एक चीज की इंडियन डाइट में प्रोटीन कम है, मोस्टली सब वेजिटेरियंस है, और जो वेजिटेरियन प्रोटीन होता है वो कंप्लीट नहीं होता, मतलब उसमें जो सब कुछ एसेंशियल चाहिए वो सारा एक टाइप की दाल में नहीं मिलेगा, एक टाइप के खाने में नहीं मिलेगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम बोलते हैं कि आप हर रोज दाल बदल बदल के खाइए। आज आप माँ की दाल खाइए, कल आप अरहर की दाल खाइए, तीसरे दिन मूंग की दाल खाइए। तो इस तरह से अलग अलग अमीनो एसिड जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मिलते जाएंगे। दूसरा, अगर एक थाली है तो उस थाली का सिर्फ 1/3 हिस्सा या उससे भी कम रोटी चावल होना चाहिए। हम क्या गलती करते हैं, हमारी आधी से ज्यादा थाली रोटी और चावल से भरी है। वो 1/3 हिस्सा रोटी चावल होना चाहिए, बचा 1/3 हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें दाल, दही, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। और 1/3 हिस्सा सिर्फ सब्जी और सैलेड से भरा होना चाहिए। तो ये कंप्लीट मील होता है। अगर इस तरह का खाना आप खाओगे तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, एनर्जी में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपको अपने वर्किंग में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, स्ट्रेस आपका कम होगा,
सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट है। और फीमेल्स का जो AMH लो होने का बहुत अर्ली एज में, उसका एक मेजर कारण भी ये है कि फीमेल्स को बहुत यंग एज, जो उनकी 15-16 साल की उम्र होती है, उसमें ज्यादा प्रोटीन दिया नहीं जाता। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आज मैं देखती हूँ 27 साल की लड़कियां, 28 साल की लड़कियां, उनका AMH 1 से भी कम है, जो कि एक 35-40 साल की औरत का होता है। क्या होता है exactly? Can you AMH what is AMH? AMH इज अ ब्लड टेस्ट जिससे हम देखते हैं कि आपकी एग की क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितने एग्स आपके ओवरी में बचे हैं। आपकी फर्टिलिटी का एक तरह से इंडेक्स है कि कितनी फर्टिलिटी बची हुई है। तो जो AMH है वो एज के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे वो एकदम कम होता जाता है तो औरत मेनोपॉज की तरफ चली जाती है, यानी पीरियड आना बंद हो जाते हैं। तो अगर AMH अच्छा है तो आपकी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि 27-28 साल की लड़कियों में मैं देखती हूँ उनका जो AMH लेवल है वो 35-40 साल की लेडी के बराबर, इतना कम कम हो रहा है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है यंग एज में प्रोटीन की डेफिशिएंसी। जो औरतें होती हैं हमारे यहाँ हमेशा आखिरी में खाना खाती हैं, ये बहुत कॉमन प्रथा है। आज भी एक इंडियन हाउस होल्ड में आप देखोगे औरत हमेशा लास्ट में बचा हुआ खाना खाती है, तो उसको वो सब कुछ नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए एक कंप्लीट डाइट में। तो सबसे पहले मतलब मैं ये लोगों को एक सजेशन दूंगी कि आप अपने घर में ये स्टार्ट करें कि आपकी जो मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, उनको आप अपने साथ खाना खिलाना स्टार्ट करें। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा सबके लिए कि सब साथ बैठ के खाना खाएं। तो हर किसी को बराबर की न्यूट्रिशन, बराबर की चीजें, वो नेग्लेक्टेड होता है। और स्पेशली 15-16 साल की लड़कियों में बहुत निगलेक्टेड होता है। जब उनको पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो उनको खून की कमी भी बहुत ज्यादा होती है। तो उस एज से जो डेफिशिएंसी का वो जो चालू होता है, वो धीरे धीरे आके आपको कब असर दिखाता है, जब आप 30 साल के होते हैं और जब आपको सच में प्रेगनेंसी प्लान करनी है। चलिए मतलब, और जैसे मानिए चलिए जैसे अभी आपने बोला कि 27-28 AMH लेवल्स और आपके डिग्री हो गए। अब मानिए कोई है, कोई फीमेल है जिसके साथ ये इशू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या शी 28, she wants, I mean, now she and her partner they want to plan a family, so then what should be done? तो सबसे पहले कि जो इस एज ग्रुप के लोग हैं, हर किसी को एक बार अपना फर्टिलिटी टेस्ट कराना चाहिए। 28-29 साल या 30 साल की उम्र में अगर आप आगे चल के प्लान भी नहीं कर रहे हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे, तो एक बार अपनी फर्टिलिटी टेस्ट करा लेना चाहिए। बिकॉज इट इज सो कॉमन नाउअडेज दैट अब ये नीड ऑफ द आवर बन गए, क्योंकि कई बार आउट ऑफ नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, पता नहीं है, आप निग्लेक्ट कर देते हैं, एंड देन व्हेन यू रियलाइज तब बहुत लेट हो जाता है। तो और अगर ऑलरेडी आपका AMH लो है और आप बेबी प्लान करना चाह रहे हो, तो लो AMH में ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है ना। एक ही मिसकंसेप्शन है, डिफिकल्ट होता है, पर ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब वो डिपेंड करता है AMH का आपका लेवल कितना है, आपके पास टाइम कितना है। AMH एक्चुअली हमको ये बताता है हमारे पास कितना टाइम है, हम कितना टाइम इस पेशेंट को ट्राई करवा सकते हैं। अगर बहुत ही कम AMH है तो हम नहीं चाहेंगे कि अगले 5-6 महीने हम इसको ट्राई और एरर कराते रहे और इसका जो AMH बचा है वो भी खत्म हो जाए। इसलिए बहुत बार डॉक्टर्स उनको एडवांस ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं कि आप IVF करा ले या कुछ करा ले, ताकि जो अभी हाथ में है उसको बचा सके। मेनी टाइम्स 1 के आसपास AMH होता है, 1.5, 1.2 ऐसे AMH होता है। तो डेफिनेटली नेचुरल प्रेगनेंसी, अगर बाकी सारे फैक्टर्स सही है तो नेचुरली प्रेगनेंसी हो भी जाती है और कोई ऐसे इशू भी नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अर्ली इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। अब जैसे जो लोग मैरिड नहीं है और अभी प्लान भी नहीं कर रहे हैं, उनका कोई आगे 5 साल में स्कोप नहीं है कि उनको बच्चा करना है, उनको शादी करनी है, और उनका AMH लो है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपने एग्स फ्रीज करवा के रख सकते हैं। एक माइनर प्रोसीजर होता है अंडर एनेस्थीसिया, 10-15 मिनट का होता है। आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे आपके एग्स फॉर्म होते हैं और उसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं। उसको आप 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी यूज कर सकते हैं। और ये हाँ मतलब अगेन एग फ्रीजिंग अगेन इट्स अ मॉडर्न फिनोमेना, इसके पीछे भी बहुत टैबू है। मतलब एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, ये अभी मतलब अगेन डेकेड अगो मुझे ये सुनने में आया है कि ऐसा कुछ होता है, प्रोसीजर है। लेकिन अगेन इंडियन सोसाइटी में इसको प्रेवलेंस इसकी अभी तो आई डोंट थिंक तो इतनी ईजी है। तो एक चीज मतलब कुछ मिसकंसेप्शन या कुछ डाउट्स जो लोगों के अराउंड IVF, अराउंड फ्रीजिंग ऑफ एग्स, कि क्या मतलब मैं अगर IVF से बेबी करना चाहूँ तो will it be similar to, or what would be the genetic quality or abnormality in babies
बाय आईवीएफ और बाय फ्रोजन एग्स एंड स्पर्म, तो इसका क्या बेसिकली आप इसमें थोड़ा जब नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो वो एक ट्रायल एंड एरर मेथड है हमेशा। तो नेचर अपने आप वो बच्चा बनाती है, अच्छा होता है तो वो टिक जाता है, नहीं अच्छा होता है तो अपने आप अबॉर्ट हो जाता है। आपको पता है 50 to 70% प्रेगनेंसी जो होती है वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने तक भी अंदर नहीं खींचती, वो अपने आप ही बॉडी में डिस्कार्ड हो जाती है। तो ये एक वैसे भी नेचर का ट्रायल एंड एरर मेथड है। अब जब आप उसको बाहर करते हो, बॉडी से बाहर रिट्रीव करके करते हो, तो उसमें भी वैसे ही पॉसिबिलिटीज होंगी। जस्ट बिकॉज वो नेचुरली आपकी बॉडी में अंदर हो रहा है, आपको पता नहीं चलता। तो एक लोगों को ऐसा लगता है कि आईवीएफ बहुत फेल होता है, पर नेचुरल प्रेगनेंसी उससे ज्यादा फेल होती है। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल प्रेगनेंसी फेल नहीं होती है। जो बच्चा होता है वो बिल्कुल आपका ही होता है, आपका ही एग यूज किया जाता है, आपके हस्बैंड का ही स्पर्म यूज किया जाता है, दोनों आपका ही जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ अच्छी क्वालिटी के उसमें बच्चे बनते हैं, कुछ उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते, क्योंकि ये हम भी एक नेचर की प्रोसेस को बस बाहर कर रहे हैं, पर है तो ये नेचुरल प्रोसेस जो हम उसको बस मिलाने का काम कर रहे हैं। कि जैसे हम अरेंज मैरिज करते हैं ना कि यार तुम लोग मिल लो आपस में, फिर डिसाइड करो कि तुम्हारी जम रही है कि नहीं जम रही। इट इज लाइक दैट। तो अब वो नेचर के ऊपर है कि दोनों वो स्पर्म और वो एक ही आपस में जम रही है कि नहीं जम रही है। अगर उसकी अच्छी जम जाती है तो वो बच्चा बना लेता है, अगर उसकी अच्छी नहीं जमती है, कुछ गड़बड़ आती है, तो वो बच्चा या तो कंटिन्यू नहीं होता या कंटिन्यू होकर अबॉर्ट होता है। तो हम बस ये अरेंज मैरिज वाला काम करते हैं। हम कोई ऐसे वी आर नॉट गॉड कि हम वो बना रहे हैं, हम बस इतना काम करते हैं कि हम उसको मिला देते हैं। उसके आगे जो है वो नेचर का काम है कि वो मिल जाता है, वो आगे बनाता है, वो अपने आप एक प्रोसेस होता है। तो आईवीएफ यस तो आईवीएफ एक तरह से बस एक स्टेप होता है जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों चीजों को मिलाने का, उसको बस बाहर किया जाता है। बाकी बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह होता है। जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में होता है बच्चा अंदर बैठता है फिर ग्रो करता है, वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं। एंड वही एक सीजन से या स्पर्म की सीजन से कुछ क्वालिटी में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है क्या? एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी ये देखा गया है कि जो फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज होते थे, मतलब जो बच्चा हम बनाते हैं उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, तो जो फ्रीज किए हुए एम्ब्रियो होते हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, ज्यादा उसके इम्प्लांटेशन रेट्स और ज्यादा प्रेगनेंसी रेट्स होते हैं। मे बी जो उसमें ये टेम्परेचर शॉक लगता है कि एक बार फ्रीज करके फिर वापस उसको, तो वो एक उसके अंदर मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन करता है जो उसको अच्छे से एक्टिवेट करता है। तो हमने देखा है कि प्रेगनेंसी रेट फ्रोजन एम्ब्रियोज में ज्यादा होता है कंपेयर टू जो हम फ्रेश जो ट्रांसफर कर देते हैं सेम टाइम बना के विदाउट फ्रीज। तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। ओके। एंड मतलब एक आप ओवरऑल क्या एडवाइस करेंगी, मानिए 25-year-old मेल के लिए? जैसे आपने फीमेल साइड को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिकॉज अगेन इट्स मतलब दोनों अरेंज मैरिज ही है, दोनों तरफ से आना जरूरी है, तब जाके दैट विल गिव सम रिजल्ट। तो जो यंग मेल्स हैं, मानिए फ्रॉम 18 to maybe 30, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इस एज ग्रुप में, व्हाट शुड दे बी डूइंग, हाउ शुड दे बी आई मीन गेटिंग इनटू थिंग्स। एक बहुत बड़ा टैबू है मास्टरबेशन, कि मास्टरबेट करने से आपका स्पर्म काउंट कम होता है। आई डोंट नो, आई मीन देयर इज नो रिलेशन, मैस्टरबेशन से कोई स्पर्म काउंट लो नहीं होता, स्पर्म काउंट को कोई वो अफेक्ट नहीं करता है। सो इट इज अ मिसकंसेप्शन। एंड 18 से 25 साल के जो मेल्स हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सबसे पहले आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। आज 18 साल में जो आप आदतें अपने आप में डेवलप करेंगे वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलेंगी। आज से ही अपने आप में ये आदतें डेवलप करेंगे तो वो आपकी एक वो हैबिट बन जाएगी, और जो हैबिट बन जाती है वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करती है। तो सबसे पहले एक रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज पकड़िए जो आपको पसंद है। आपको योगा करना है, आपको वॉकिंग करना है, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है, आपको जिम जाना है, वॉट एवर इट इज, सिलेक्ट अ रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अपनी डाइट के लिए बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल खाना बंद कर दो, बिल्कुल ये खाओ वो खाओ, नहीं। जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, जस्ट बी कॉन्शियस। अगर मैं मीठा खा रही हूँ तो मैं एक ही लड्डू खाऊं, मैं 4 लड्डू एक साथ ना खाऊं। वेरी सिंपल। जस्ट बी कॉन्शियस कि आप क्या खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो। अगर एक दिन आपने बहुत ज्यादा खा लिया है तो नेक्स्ट 2-3 दिन में उसको बैलेंस आउट कर दो कि भाई आज हमने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, तो 2-3 दिन थोड़ा मीठा ना खाए। आज हमने बाहर का खा लिया तो 2-3 दिन घर का सिंपल खाना खाए।
अपने प्रोटीन का ध्यान रखना है कि आपके डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन होना चाहिए। आपका जो वेट है उससे 1 ग्राम 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। सेकेंडली, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये जितना आप खा सकते हो वो खा लें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड हो गया, ये डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। कर्ड एक बहुत अच्छी चीज है। कर्ड के अंदर इतने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट के लिए, अभी इतने सारे प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक लोग बेचते हैं, इतने महंगी आती है, एक एक टैबलेट 20-20 रुपए की आती है। इंसान वो खा लेता है लेकिन घर में बनाया हुआ फ्रेश कर्ड नहीं खाता है। तो कर्ड खाइए, इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर गट हेल्थ, फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, सब कुछ। देन इम्पोर्टेंट है कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली डेफिशिएंट होते हैं, जैसे कि एक विटामिन B12 होता है जो इंडियंस में कॉमनली डेफिशिएंट, स्पेशली जिनकी वेजिटेरियन डाइट। तो आपको B12 के सप्लीमेंट्स बहुत बार लेना पड़ता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है विटामिन D3। भले ही लोगों को ऐसा लगता है कि जो धूप में निकलते हैं उनको D3 नहीं डेफिशिएंट होगा, बट अगर मैं यहाँ पे जितने लोगों ने ज्वाइन किया उन सबका ब्लड टेस्ट करा लूंगी, मुश्किल से एक भी नहीं निकलेगा जिसको सफिशिएंट विटामिन डी के लेवल्स हैं। तो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप ऑन एंड ऑफ लेते रहिए, बिकॉज आई हार्डली सी एनी रिपोर्ट्स जिसमें वो सफिशिएंट, एक्सेप्ट फॉर समबडी जो कि बिल्कुल ही खेत में काम कर रहा है, धूप से कॉन्स्टेंटली वो है। उसके अलावा मैं ऐसे रिपोर्ट्स बहुत कम देखे हैं कि विटामिन डी सफिशिएंट। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स हर 2-3 महीने में लेना जरूरी है। इसके अलावा जो औरतें हैं उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज वो रेगुलरली उनको पीरियड्स आते रहते हैं, स्पेशली जो 15 से 20 साल की एज वाले ग्रुप, तो उनको आयरन के सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये लड़कों को नहीं होते, जो 15 से 20 साल के लड़के होते हैं उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन है। ऐसा लोगों को लगता है कि आदमियों को एनीमिया नहीं होता या आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती। बहुत बार हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा लेकिन आयरन के स्टोर्स कम होते हैं क्योंकि डाइट में उतना नहीं जाता, तो वो भी इम्पोर्टेंट है कवर करना। तो ये 4-5 चीजें अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, 18 साल से ये इससे स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपको अपने आप एक लाइफस्टाइल डेवलप होगा। और आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी दूरी बनाए रखें, इसकी आदत ना लगने दें। स्पेशली स्मोकिंग सबसे खराब चीज है, बिकॉज वो इतनी ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग है, उसको छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन होता है। और वो जितना डैमेज करता है वो आपके लंग्स को डैमेज करता है, आपके बाकी ऑर्गन्स को करता है, बहुत सारे कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ओवरऑल आपकी बॉडी में वो खोखला करके रखता है। तो इन सब में सबसे वर्स्ट अगर कुछ बोले तो वो स्मोकिंग, उसके बाद फिर टोबैको एंड देन अल्कोहल। तो इन चीजों से भी थोड़ा अपने आप को अवॉइड करें। अभी कूल बनने के लिए हमने बहुत ये सब देखा होगा कि लोगों को लगता है ये कूल है तो ये कर ले, बट इट इज नॉट कूल, इट इज नॉट कूल। आप अपनी बॉडी को बहुत डैमेज कर रहे हैं, तो बेटर है कि इस चीजों को आप अवॉइड करें। जो रिक्रिएशन है वो रिक्रिएशन ही रहे, वो आदत ना बने। एज सून एज इट बिकम्स अ हैबिट देन इट बिकम्स रियली प्रॉब्लमेटिक। एंड जैसे अभी सोशल मीडिया पे ही बहुत चल रही है, कोई शिलाजीत के ऐड, कोई रेवेंस के ऐड, मोरिंगा पाउडर, तो मैं अगर अभी अपनी मुझे कम से कम 25 ऐड मिल जाएंगे लगा। अगर मैं एक घंटे अगर सुनकर करता हूँ तो सब करते हैं ऐड की। तो इन एक्चुअली क्या है कि बहुत सी चीजें जो मार्केट प्लेस में इंटरनेट पे अवेलेबल है ऑथेंटिक नहीं। प्रॉब्लम है कि हमको कैसे पता चलेगा जो ये चीज हमें बेची जा रही है ऑथेंटिक। तो पहली चीज की चीजों का लेबल पढ़ना सीखिए कि जब भी आप कोई सामान, कोई दवाई खरीदते हैं उसका लेबल पढ़ना सीखिए कि इसमें कितनी कंटेंट है, क्या है, ये इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये हमको लेना भी चाहिए कि नहीं। अब क्या होता है, लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक या नेचुरल प्रोडक्ट है तो वो सही है। एक्चुअली जो मेडिसिन, हम जो दवाइयाँ खाते हैं, जो डॉक्टर्स लिखते हैं, वो भी किसी दवाई या किसी पेड़ या किसी कंपाउंड से बनी होती है। तो हम क्या करते हैं, उस पेड़ का वो निकाल के उसका एक कॉन्सेंट्रेट बना के, जो बॉडी के लिए प्रूवन है कि इतना हम दे सकते हैं, उसको दवाई फॉर्म में बनाते हैं। अब आयुर्वेदा इज अ लिटिल बिट ऑफ फ्रूट मेडिसिन, उसमें वो दवाई डायरेक्टली दी जाती है, तो है वो सिमिलर टाइप की मेडिसिन। वही चीज इधर भी यूज हो रही है, वही चीज वहां भी यूज हो रही है। और बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन आयुर्वेदिक नॉलेज वाले हैं, जिनको आयुर्वेदिक का अच्छा नॉलेज है और जो उसको यूज कर रहे हैं। उसमें फेक्स ज्यादा है और ऑथेंटिक लोग कम है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि हु इज ऑथेंटिक, जिसको सीरियसली आयुर्वेदा का नॉलेज है,
और वो चीज को आपको सही चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे बेटर है आप अपनी जो डाइट है उस पर फोकस करें। आप शुरू से ही अपने डाइट को अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें, जो खराब चीजें हमसे दूर रहे, केमिकल्स जो होते हैं स्पेशली चाहे आप मेकअप है, परफ्यूम है, इसमें भी प्रोडक्ट्स ऐसे यूज करें जिसमें वो हार्मफुल केमिकल्स ना हो। तो शुरू से ही अगर आप उन चीजों को अपनी बॉडी से दूर रखेंगे तो अपने आप आपको लाइफ में आगे जाके ऐसी सिचुएशंस कम फेस करनी पड़ेंगी कि आपको एक्स्ट्रा चीजों को लेना पड़े। और इसकी मतलब वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी प्रेजेंट इन दिस इकोसिस्टम इज फियर मॉन्गरिंग। मतलब एक तो क्या है, जैसे बहुत टची सब्जेक्ट है, बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है इनफर्टिलिटी। इट इज नॉट समथिंग विच खांसी नहीं है, इट्स नॉट अ कॉमन कोल्ड, राइट? किसी को हो गया, इट्स नॉट अ हेडेक, इट्स समथिंग, आई मीन, एंड इट डिफाइंस लाइफ आल्सो। आई मीन a couple conceiving a child is defining the next maybe 40 years of their life till they die. तो इसमें मतलब बहुत इजी है किसी को डर जाना, किसी का भी। एंड ओवरऑल कंट्री में तो मतलब वैसे ही लोग, बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, पीपल डोंट हैव नॉलेज। एंड कोई भी मतलब जैसे आप ही एक्सपर्ट है, अगर आप चाहें मैं आपके पास आऊँ, आप मुझे घुमा सकती हैं, मतलब, and they can, I mean, drain money out of you, they can create even more stress, they might give wrong treatment. So what is your, again, what would be your advice to people who are in that kind of a mental place right now कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को अवेयर रखो। इंटरनेट पे कितना कुछ अवेलेबल है, जैसे लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर, कई लोग बोलते हैं कि आजकल इंटरनेट वाले डॉक्टर ज्यादा चल रहे हैं, लोग इंटरनेट से पढ़ के आते हैं। मुझे तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो इंटरनेट से पढ़ के आते हैं, सब करके आते हैं। उनको समझाना आसान है बिकॉज वो पढ़ कर आए। तो आप पढ़ो, आप बिल्कुल अपने आप को, जो आपको समझ में आता है आप पढ़ो, सब कुछ इन्वॉल्व हो और अपने डॉक्टर से क्वेश्चन करो। ऑलवेज क्वेश्चन योर डॉक्टर। वो आपका ट्रीटमेंट करने के लिए वो आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन सही हो, गलत हो, जो भी हो। क्वेश्चन योर डॉक्टर, वो आपके जो डाउट्स है वो सब क्लियर करेंगे। इट इज देयर जॉब। अ पेशेंट कम्स टू मी, वो मेरे पास विश्वास के साथ आता है कि भाई मैं अच्छा होकर जाऊँ, तो वो अगर मुझसे 15 सवाल भी करे तो आई एम बाउंड कि मुझे उसके सवालों को जवाब देना है, मुझे उसकी जो जिज्ञासा उसको शांत करना, तभी वो कंटिन्यू करेगा। तो अपने डॉक्टर से आप क्वेश्चन करिए, आप उनसे पूछिए आपके क्या डाउट्स है, भले ही सिली से डाउट है, भले ही कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों, डरिए मत। हर चीज को क्वेश्चन करिए, आप सवाल पूछ लेंगे, वो चीज वहां शांत हो जाएगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने मन में चीजें सोचते रह जाते हैं, फिर लगता है ये इंसान गलत है, वो इंसान गलत है। दूसरी चीज, कोई भी डॉक्टर किसी मरीज का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि जितना सक्सेस आपको चाहिए होता है उतना हमको भी चाहिए होता है कि हमारा पेशेंट प्रेग्नेंट हो गया, हमारा पेशेंट अच्छा हो गया। जितनी सक्सेस आपको चाहिए उतनी ही एक डॉक्टर को भी सक्सेस चाहिए। तो कभी भी कोई ऐसे गलत नहीं करेगा किसी को कि उस ऐसी चीज कर दे कि हाँ इसका नुकसान हो, ठीक है। और तीसरी चीज की सबसे मतलब इन सब चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उन लोगों की एडवाइस माने जिनको उस चीज का ज्ञान है। हम जनरली ऐसे चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि जो मैजिकल ट्रीटमेंट बताते हैं। किसी भी चीज का कोई मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं, कोई भी चीज ऐसे तुरंत अच्छी नहीं की जा सकती। और हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहे। अभी मैं क्या देखती हूँ, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है। मैं ऐसे लोगों की वीडियोस देखती हूँ जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं, कोई डिग्री नहीं है, बोल रहे हैं डॉक्टर ऐसा कर रहा है, ये इंसान वैसा कर रहा है, लोग ऐसा करें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेगेटिविटी से दूर रहे और आप चीजों को पढ़ें, चीजों को समझें, तो आप डेफिनेटली सही दिशा में जा पाएंगे। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना। प्रॉब्लम क्या होती है, हम सही चीज को पढ़ने की या खुद से मेहनत करने की कोशिश नहीं करते, और जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता है कि मैं डरा के इसको यूज कर सकता हूँ, वो लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं। तो rather than going to people who don't know anything about it, go to people who know things, जिनको एक्चुअल नॉलेज है, जो एक्चुअल इसके स्पेशलिस्ट। तो वो कभी आपको इस तरह से मिसगाइड नहीं करेंगे कि आपका कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी वांट सक्सेस। हर डॉक्टर को चाहिए उसका पेशेंट अच्छा होके जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट मेरे पास से बीमार हो जाए। एंड एक और बहुत मॉडर्न प्रेजेंट इशू है ओबेसिटी का, मतलब ओवरवेट एंड ओबेसिटी का, जिससे नॉट इवन मतलब जिससे आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगेन उसके साथ इनफर्टिलिटी भी उसका एक पार्ट है। मुझे मतलब जितना मेरा एक सुपरफिशियल नॉलेज है, ओबेसिटी से मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरते हैं।
again and again, there could be another part of the question: how are testosterone and estrogen levels linked with fertility? So this could be another very prevalent topic that people need more knowledge about. तो क्या होता है कि जब भी बहुत ज्यादा फैट होता है बॉडी में, तो फैट का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना। फैट सेल्स में ऐसा होता है। तो जब भी कोई मेल बहुत ज्यादा ओबीस होता है, जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी बॉडी में मेल हार्मोन कम होने लगता है और फीमेल हार्मोन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो फेमिनिन हो जाए, ऐसा नहीं है, बट जो उसका फंक्शनिंग है बॉडी का, हार्मोनल प्रोफाइल है, वो बिगड़ जाता है। तो उसके कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से बहुत सी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, और साथ में स्पर्म काउंट गड़बड़ होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो ये एक मेजर कॉज है कि इनफर्टिलिटी का, और सिर्फ मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। फीमेल्स में भी आप देखेंगे जो ओबीस वुमेन है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम होता है। कंसीव होता है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम होता है। कंटिन्यू होता है तो उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बेबी में भी बेबी का ओवरवेट होना, कई बार अंडर वेट होना, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो ओवरऑल वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाती है। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने के लिए। एंड जैसे अगेन एक और चीज, जैसे अगर अभी आप न्यूज देख रहे होंगे अपन का कि दिल्ली में पॉपुलेशन इतना है, या ओवरऑल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज नाउ एट द पीक लेवल, जो कभी नहीं रहा। तो इसमें मतलब व्हाट इज इट आल्सो कंट्रीब्यूटर इन इनफर्टिलिटी एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड हाउ कैन वी डेफिनेटली जो एनवायरमेंट टॉक्सिन्स है, इसमें जो गैसेस है, जो हार्मफुल एलिमेंट्स है, ये आपकी बॉडी को ओवरऑल ही अफेक्ट करते हैं। चाहे वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, आपके लंग्स हो, आपकी आईज हो, इन सब चीजों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमको अब हम उससे बचना है। तो कैसे बच सकते हैं? मास्क वेयर करना है, घर आएंगे तो हैंड वॉशिंग करना है, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स को लेना है ना। जब बाहर हम निकलते हैं तो हम अवॉइड तो नहीं कर सकते एनवायरनमेंट को, तो घर आते हैं तो घर में जैसे एयर प्योरीफायर का यूज कर सकते हैं, है ना। आपके घर के होम को, अपने घर को डस्ट और इस सब से फ्री रख सकते हैं। यही दीज आर द ओनली थिंग्स विच यू कैन डू। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट लॉन्ग रन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लॉन्ग रन में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। और एक और चीज, जैसे मतलब आजकल जैसे जो एनवायरमेंट चल रहा है, अगेन वर्क इज सो, आई मीन देयर इज अ टचफुल कंपटीशन इन ऑल फील्ड्स। मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी इवन जहां मैं बोल दूं कि, और इसी एज में, आई मीन द एज वेयर पीपल आर प्लानिंग फैमिली, दैट इज अ वेरी पिवटल टाइम फॉर करियर आल्सो, व्हिच इज अगेन अनदर वेरी गुड रीजन कि आज जो जिससे अपना टॉक आज स्टार्ट हुआ था कि प्रेगनेंसी की एज, मतलब कंसीव करने की एज फ्रॉम 25 26 इट इज नाउ गॉन प्लस 30। तो लेकिन वर्क का स्ट्रेस जो है वो ओवरऑल, मतलब अगर लोगों को इसीलिए डायबिटिक हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रहा है, इवन विद आई मीन हु आर नॉट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग काइंड ऑफ। सो दैट इज अ पॉइंट वेयर आई वुड वांट टू गेट मोर आउट ऑफ यू कि क्या अपन इसको कैसे वर्क मैनेज करना, कैसे वो स्ट्रेस का इफेक्ट, स्ट्रेस अगेन स्ट्रेस अवॉइडेबल नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, मतलब जैसे सीधी बात है, देखिए मुझे ऑफिस में क्या, मुझे मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट है maybe 12 hour day का, which is possible, which is very common as of today। अब कोई अपने 12 घंटा काम तो छोड़ नहीं सकता, वो नहीं छोड़ सकते। मतलब सेकेंडली फिर उसको एक स्लीप साइकिल चाहिए, फिर उसकी पर्सनल कमिटमेंट, एक बहुत डिफिकल्ट लाइफ है, आई मीन देयर इज नो टू वे अबाउट इट। तो इसके लिए व्हाट शुड बी, आई मीन रेमेडी क्या है? अगेन इट्स नॉट अवॉइडेबल, बट व्हाट डू यू एडवाइस पीपल? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा होता है योगा एंड मेडिटेशन। जो भी लोग योगा मेडिटेशन रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, उनमें स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम देखे जाते हैं। और ये हम नहीं, आज इंडिया के बाद पूरे वर्ल्ड जो है वो इस चीज को प्रमोट कर रहा है। उन्होंने भी योगा को बहुत एक्सेप्ट किया है, बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ, इट डज हैज बेनिफिशियल इफेक्ट्स। दूसरा चीज कि आपकी डाइट, जो मैंने डाइट के बारे में बताया था, एक्सरसाइज के बारे में बताया था, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। उससे ऐसे आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपका स्ट्रेस भी कम करते हैं, आपको खुश भी करते हैं, अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। जैसे आप एक्सरसाइज रेगुलरली करने लगोगे, 1-2 महीने में यू विल गेट दैट फील। फिर आपकी डाइट
डाइट अच्छी होती है तो भी उसमें जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर कवर्ड होती हैं, जो आपको मतलब सब डाइट में इंक्लूडेड रहता है, तो भी स्ट्रेस जो है वो आपका ऑटोमेटिकली आपको एक बॉडी से ताकत मिलती है उस स्ट्रेस से फाइट करने के लिए। मेनी टाइम्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसीज होती है ना कि हमें ताकत ही नहीं होती अंदर से उस चीज को फाइट करने की। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मैं इन स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि ये सबसे सिंपल सोल्यूशन है बट सबसे डिफिकल्ट सोल्यूशन। सबको पता है ये, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता। तो इट इज द सिंपलेस्ट बट द मोस्ट डिफिकल्ट सोल्यूशन। और इसके अलावा है कि हमको अपने आप को एक आदत डलवानी है इस स्ट्रेस के साथ रहने की, इसको हमारे ऊपर असर नहीं देने की, बिकॉज यू cannot leave everything and go, जैसे मैंने पहले भी कहा, बट हाँ you have to train yourself to be able to deal with stress। तो वो आप इन सब योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के द्वारा कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, किसी को डांस करना पसंद है वो डांस कर सकता है। तो ऐसे अपना जो स्ट्रेस है उसको ऑल्टरनेट फॉर्म में निकालें, तो डेफिनेटली आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे वो उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा जितना अगर आप नॉर्मली उस चक्री में चलते जा रहे हैं काम की तो करें। एंड एक और मतलब मेरा डाउट है, तो मेरा पर्सनल डाउट है, ये मतलब आज अभी रिसेंट में मैंने बोला कि फीमेल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब देयर इज अ टाइम वेयर कंसीविंग इज रिलेटिवली इजियर, देयर आर सम टाइम्स व्हेन इवन there will be no fertilization, the ovary will not be available, and sometimes the ovary will be available, there is a life of the sperm cell, so on and so forth। इस पे भी मतलब मैं again this is totally superficial knowledge that I have, इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि कौन सी साइकिल में कौन से पार्ट में। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम मान लें कि सपोज 28 से 30 दिन का है, तो उसमें अगर हम जिस दिन पीरियड आता है उसको फर्स्ट डे मानते हैं, तो उससे 14th डे के आसपास जो है वो ओवुलेशन का टाइम होता है। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 10th डे से 18th डे जो होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है। मतलब पीरियड आने को फर्स्ट डे माने तो उससे 10वें दिन से 18वें दिन के बीच में अप्रोक्सीमेटली आपका फर्टाइल पीरियड होता है, जिस टाइम कंसीव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल बॉडी में 3 से 4 दिन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है उसी दिन अगर स्पर्म्स पहुंचेंगे तो उसी टाइम कंसीव होगा, नहीं, 3 से 4 दिन स्पर्म्स फीमेल बॉडी में रहते हैं और उसको वहां तक पहुंचने में भी कुछ टाइम लगता है। तो उस बीच में अगर एक कपल साथ में रहता है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर साथ नहीं रहता है तो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एंड अगेन मतलब आप इसमें व्हाट वुड बी योर एडवाइस, आई मीन इन अ नटशेल, आप अगर अपना जो जितना भी टॉक रहा आपका मेरा फॉर द लास्ट 25 मिनट्स जस्ट गिव मी अ लिस्ट से कि हाँ ये मेरे हिसाब से मॉडल प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड व्हाट वुड बी योर जनरल एडवाइस टू द कंसेंसस कि हाँ यार ऐसे रहो। अगेन एवरीथिंग इज आखिर में इट्स ऑल गॉड्स प्लान, इट्स आई मीन यू कांट डू इट, आई मीन दिस इज नॉट अ वेरी probable thing, every body is different, every person is different, every time is different, you can compatibility is different, बहुत सारी चीजें हैं। but what would be your basic advice कि हाँ ये maybe 5 points, 5 points that हाँ इन 5 चीजों का अपन ध्यान रखते हैं and then let's make our own luck kind of thing। तो सबसे पहला मैं बोलूंगी एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। सेकेंड, डाइट जिसमें प्रोटीन अच्छा हो, बहुत सारा फाइबर हो, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा, एडिक्शन से बचना है, चीजों से दूर रहना है, किसी की भी आदत नहीं बनानी। फिर चौथा इम्पोर्टेंट है कि टाइमली अपने आप ब्लड टेस्ट करवा लें। जैसे हम रेगुलर बॉडी चेकअप बहुत कॉमनली कराते हैं, तो एक बार 30 की एज के आसपास अपने 28-30 की एज के आसपास फर्टिलिटी टेस्ट करवा लें, ताकि जो चीजें अर्ली एज में ठीक की जा सकती है उसके लिए बहुत लेट ना हो जाए और मेनी टाइम्स इरिवर्सिबल तक आप ना पहुंच। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अननेसेसरी बातों से, अननेसेसरी लोगों को कंसल्ट ना करें। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, जिन्होंने जिस चीज की पढ़ाई की उसको कंसल्ट करें, तो आपको सही चीज पता चलेगी। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पे ट्रस्ट करेंगे जो लोग बता रहे हैं, रादर देन जो प्रॉपर टेक्स्ट है, जो रिसर्चेस है, उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप हमेशा मिसगाइड होते रहेंगे, एक अलग से फॉर्म ऑफ एक डिलेमा में रहते रहेंगे,
और स्ट्रेस में रहेंगे, और जैसे जैसे इस साइकिल में पहुंच जाएंगे तो एक स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली कुछ गेन नहीं। और लास्टली मैं बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मैनेज करना कठिन है, बट हाँ, हमको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। काम भी जरूरी है लेकिन हम खुद भी जरूरी है। तो अपने लिए कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, म्यूजिक है, डांसिंग, कुछ भी एक फॉर्म आप अपने लिए अपना मी टाइम रखिए। मी टाइम होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर जो भी लोग ये टाइम अपने लिए निकालेंगे वो मतलब दे विल फील इन सम टाइम कि हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो एक आपका मी टाइम होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ अपने आप को, अपनी केयर के लिए ध्यान देंगे। एंड लास्टली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई एक कपल है वो एज पार्टनर्स डिसीजन ले, दोनों का इक्वल उसमें राइट होना चाहिए, दोनों इक्वली उसमें भागीदार होने चाहिए। एंड इनफर्टिलिटी एक कपल को होती है, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं। तो किसी को भी ब्लेम ना करें, किसी को भी ह्यूमिलिएट ना करें, बुरा फील ना करें। जो भी है एज अ कपल फाइट विद इट। एंड व्हाट आई हैव सीन, मतलब जब जो सबसे ज्यादा जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सक्सेस रेट मैंने उन पेशेंट्स का देखा है जो एकदम विलेज से आते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उनका बहुत अच्छा सक्सेस है। बिकॉज उनको स्ट्रेस नहीं होता, वो इतना सोचते ही नहीं है, वो एकदम होपफुली आते हैं। तो होप एंड स्ट्रेस फ्री एंड ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोइंग आउट फॉर पीपल अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। तो बिल्कुल क्योंकि बहुत सारा जो चीजें होती है ना, वो ये मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर ही खराब कर देती है। तो इन सब चीजों का अगर इंसान ध्यान रखेगा तो डेफिनेटली इन प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। इफ मतलब जो हमारे अटेंडीज हैं, किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट करके आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था मिस्टर जगदीश का, आई बिलीव इनको नाइटफॉल का इशू था। तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी नॉर्मल, है ना। तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लें। इट इज समथिंग विच हैपेंस नॉर्मली टू अ लॉट ऑफ पीपल, सो डोंट फील कि इट इज समथिंग एबनॉर्मल और समथिंग वेरी बैड विच इज हैपनिंग विथ यू। इट इज वेरी नॉर्मल, हैपेंस। अगर क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर कांटेक्ट नहीं होता है एंड देन इट हैपेंस, सो डोंट वरी, इट इज समथिंग वेरी नॉर्मल, डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट। डॉक्टर एक मतलब अगेन जो क्वालिटी वाली बात है, अगेन मतलब एक बोलते हैं कि किसी की कम क्वालिटी, किसी की ओवर क्वालिटी, इसका मतलब अगेन एएमएच इतना मतलब मुझे समझ में आया कि इट्स काउंट ऑफ गई। इट आल्सो अफेक्ट्स द क्वालिटी आल्सो। अगर एएमएच अच्छा है तो डेफिनेटली हाँ, लेकिन कई लोग होते हैं जिनका बहुत हाई एएमएच होता है, तो हाई एएमएच गोज टुवर्ड्स पीसीओडी, तो वहां पर थोड़ा क्वालिटी ऑफ एक्ट कम हो जाता है। तो अगर एक नॉर्मल रेंज में 1.5 से 3.5 के बीच अगर आपका एएमएच है, दैट मीन्स गुड क्वालिटी। एंड सेकेंडली क्वालिटी इस पे डिपेंड करेगी आपकी डाइट कैसी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी, आप स्मोक तो नहीं करते, ड्रिंक तो नहीं करते। अब एग क्वालिटी तो फिर भी हमें दिखती है, बट द सैड पार्ट इज की स्पर्म क्वालिटी। एग क्वालिटी तो हर मंथ होगा कि हर मंथ में चेंज हो रहा है, कि हर मंथ एक ही एग रिलीज हो रहा है, लेकिन स्पर्म क्वालिटी का ऐसा है कि अगर आपने आज स्मोक और ड्रिंक किया है, आज आप ये सारी चीजें अपनी बॉडी में ले, अगले 3 महीने तक वो 3 महीने बाद जो आप स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे वो उसको असर करेगा, क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम, 72 डेज का टाइम लगता है स्पर्म्स में। तो आज जो इंसान अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स ले रहे हैं वो 3 महीने बाद जाके आपका स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट करेगा। तो बहुत बार लोगों को ये पता नहीं होता, उन्हें लगता है हम तो 1 महीने से बिल्कुल दूर रह रहे हैं, फिर हमारी स्पर्म क्वालिटी क्यों खराब, क्योंकि स्पर्म्स को बनने में 3 मंथ्स का टाइम है। तो डेफिनेटली अगर आपको यू हैव टू बी फ्री ऑफ ऑल दिस थिंग फॉर 3 to 6 मंथ्स, तब जाके आपका स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होना स्टार्ट। और what would be your advice to couples who are now who have just started planning this? Now let's have a baby together. तो बस एक रेगुलर लाइफस्टाइल फॉलो करें। कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन D3 है, उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स है, फॉलिक एसिड है, क्योंकि फॉलिक एसिड कम होता है तो बेबी एबनॉर्मल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। और सप्लीमेंट्स में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी जो मैंने अपने वीडियो में भी कही है, कि जो मार्केट अवेलेबल सप्लीमेंट्स है उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। सारी दवाइयाँ एक साथ खाने का नुकसान है कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे का अब्जॉर्प्शन लिमिट करती है।
तो डॉक्टर से मिलके ये समझ ले कि कौन सी दवाई किस टाइम खानी है, कौन सी साथ खाने की है, कौन सी अलग खाने की है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी दवाइयाँ एक दूसरे के साथ खा लो तो वो ना दोनों ही एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये जो एक साथ बहुत सारा सप्लीमेंट एक ही दवाई में खाने का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे तो बहुत ज्यादा सही नहीं लगता। सबसे कॉमन होता है आयरन और कैल्शियम। आयरन कैल्शियम नोन है कि एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। हम हर प्रेग्नेंट औरत को समझाते हैं कि एक गोली सुबह खाना है तो एक रात में खाना। आयरन की अगर सुबह खा रहे हो तो कैल्शियम रात में खाना है, इतना गैप होना चाहिए। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा डॉक्टर से मिलके अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके सप्लीमेंट्स का टाइमिंग और कौन सा साथ लेना है, कौन सी जरूरत है। हर इंसान को सब कुछ खाने की जरूरत नहीं होती, आपकी डाइट में बहुत कुछ चला जाता है। तो कौन सी सप्लीमेंट्स की जरूरत है, कब कौन सा सप्लीमेंट लेना है, वो आप मिलके स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इमोशनल साइड पे अगेन आई मीन एज अ डॉक्टर आपको तो मतलब जब पेशेंट आता है तो पेशेंट कभी डॉक्टर के पास खुशी से नहीं आता। ये एक लाइफ में मतलब आपको एक डॉक्टर की लाइफ में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि आपके पास कोई खुशी से नहीं हमेशा परेशान इंसान आता है आएगा और मतलब अच्छी खासी बड़ी परेशानी लेकर आते हैं आपके पास लोग। So what would be the emotional side of it? I mean, a couple is trying, now they are failing again. एक्चुअली जनरली मतलब जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं वो अलग होती है। और जब हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं तो एक डॉक्टर भी पेशेंट से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। मतलब पेशेंट का फेलियर हमको हमारा मतलब ऐसा बहुत बार होता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हमको हमारा फेलियर लगने लगता है, क्योंकि हम इतने लंबे टाइम उस पेशेंट के साथ रहते हैं ना, पूरा इतना 2-3 महीने ट्रीटमेंट चलता है, फिर प्रेगनेंसी होती है, फिर कंटिन्यू। तो पेशेंट के फेलियर हमको हमारे फेलियर लगते हैं। तो डेफिनेटली इसमें एक इमोशनल फैक्टर बहुत है। और डॉक्टर्स का इमोशनल सपोर्ट, फैमिली वालों का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक इंसान रहता है तो जो, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना जेनेटिक है कुछ चीजें, तो जो जेनेटिक है वो तो है, पर एक होता है एपिजेनेटिक, मतलब जेनेटिक्स के भी ऊपर। वो कब होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे इमोशनल और इन सब चीजों से अफेक्ट होता है। तो अगर मदर बहुत हैप्पी स्टेट में है, इमोशनली एकदम स्टेबल है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा, उसको कोई परेशानी नहीं है, तो डेफिनेटली वो बेबी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इनको हम एपिजेनेटिक चेंजेस बोलते हैं। तो ये सब फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। तो इसमें सबका रोल आता है। फैमिली में हर इंसान का रोल है, आपके पेरेंट्स का रोल है, आपके इन लॉज का रोल है, आपके फ्रेंड्स का रोल है। तो हर कोई अगर सपोर्टिव बन जाए फॉर सच अ कपल जो कि कंसीव करना चाह रहा है, जिनको कोई इशू है, उनको ताने ना मारे, उनको ह्यूमिलिएट ना करे, उनको सपोर्ट करे, उनको इमोशनली कॉन्फिडेंट बनाए, उनको उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं once more if anybody has any questions आप कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Just give this a couple of minutes, उसके बाद we'll be ending our discussion today. And हाँ, तो again मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने सीरीज चालू करी है। We started off with infertility. Dr. Ashita, I mean, she's an OBGYN, but yeah, she has understanding of even more medical, I mean, holistic understanding of medicine, holistic understanding of health. So we'll be continuing this series as and when we can, we get time both of us, and तो हम लोग कितना रेगुलराइज कर पाएंगे, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट भी करें, अपने आसपास के लोगों को बताएं भी that you should be joining this and this will help. I mean, we won't be wasting your time. Anybody who has attended this, उसको सब समझ में आएगा कि 40 मिनट जो हमने बात करी है, it is really to the point. It has really been for you more than for us. So please support us and please continue with the siblings on medicine. Thank you. And if you have some doubts, कुछ questions या आप चाहते हैं कि कोई topics हैं जो हम discuss करें, तो वो आप हमें जब हम वीडियो पोस्ट करेंगे उसके कमेंट्स में बता सकते हैं। सो वी विल डेफिनेटली हम उन कंसिडर करेंगे और उन टॉपिक्स को डिस्कशन में लेकर आएंगे। 100%. Thank you, doctor. Thank you, everybody, for joining. Have a good Sunday. Everyone for joining. Yeah. Thank you. Good afternoon.